हेलो वन 1000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत यूपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स को एग्ज़ाम को टारगेट किया जा रहा है। और आज हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का अंतिम यहाँ पर सेशन करेंगे। इस सेशन में यहाँ पर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ करंट के टॉपिक हैं, कुछ स्टैटिक बेसिस क्वेश्चन लिए गए हैं और आप सभी यहाँ पर इस सेशन को पूरा देखें, क्वेश्चन को अटेंड करें और उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी तैयारी को आप देख सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और, कल से आप लोगों का यहाँ पे इंडेक्स और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लेकर मैं आपको आऊँगा। देखा जाए तो यहाँ पर इंडेक्स और रिपोर्ट को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं और लगातार इससे आते रहे हैं। क्वेश्चन की संख्या जो होती है 2 से 3 यहाँ पर पूछी आती है। तो अगले 2 दिन हम यहाँ पर इंडेक्स और रिपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आज हम यहाँ पे अपनी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड अंतिम सेशन को लेकर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप सभी यहाँ पे तैयार हो जाइए। आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पीटी प्रैक्टिस सेट का ये 7वां यहाँ पे है और 7वें सेट का ये पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 244(1) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 244(1) को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। दूसरा, छठी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करती है। तीसरा, अनुच्छेद 244(a) स्वायत्त परिषदों को कानून व्यवस्था में नियंत्रण प्रदान नहीं करता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। तो ये बताइए, संविधान के अनुच्छेद 244(a) के तहत यहाँ पे 3 कथन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है आपके समझ, 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आपने विकल्प का चयन करें और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उनकी डिटेलिंग्स पर देखेंगे, ध्यान देंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी यहाँ पर फटाफट अपने अपने आंसर और विकल्प का यहाँ पे चयन करें, कौन सा इसका राइट आंसर है। 10 सेकंड है आप सभी के पास। चलिए आंसर इसका देखते हैं। पहले क्वेश्चन का देखिए, आंसर है आपका ए। ठीक है, क्यों है? तो देखिए, अनुच्छेद 244(a) 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया, इसलिए कथन एक यहाँ पर सही है। यह अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की यहाँ पर स्थापना करेगा। यह अनुच्छेद स्थानीय प्रशासन के लिए स्थानीय विधायिका, मंत्रिपरिषद अथवा दोनों की स्थापना की परिकल्पना करता है। साथ ही अनुच्छेद 244(a) भारतीय संविधान की छठी सूची की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून व्यवस्था पर नियंत्रण से संबंधित है, अतः कथन 2 यहाँ पर सही नहीं है। जबकि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद में आदिवासी क्षेत्रों के पास कानून व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र है, अतः कथन यहाँ पे 3 सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समान नागरिक संहिता की संविधान में निहित राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल किया गया है। दूसरा, समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि के कानूनों में एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। तीसरा, सरला मुदगलवाद 1995 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 2, समान नागरिक संहिता और उससे संबंधित प्रावधानों और वाद के बारे में यहाँ पर 3 कथन बनाए गए हैं। आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन इसमें सही है। 10 सेकंड है, अपने विकल्प का यहाँ पे चयन करें। उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सभी लोग यहाँ पे, अगर क्वेश्चन नहीं आता है आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, गलत ना करें, स्किप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आंसर इसका डी है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीतिगत तत्वों में से एक है, अतः कथन 1 सही है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून, सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने आदि के कानूनों में एकरूपता लाने का प्रावधान करती है, अतः कथन 2 सही है। कानूनों में समरूपता के विभिन्न न्यायालयों में अक्सर
अपने यहाँ पर निर्णयों में कहा गया कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए और इसके दृष्टिकोण से शाहबानो मामला 1995 में दिया गया निर्णय सर्वविदित है। साथ ही सरला मुत्कलवाद 1995 भी इस संबंध में काफ़ी चर्चित है, जो कि बहुविवाह के मामलों से संबंधित कानूनों के विवाद से जुड़ा हुआ है। अतः कथन 3 भी यहाँ पर सही है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करता है। दूसरा, राममूर्ति समिति ने शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज जारी किया था। तीसरा, तपस मजूमदार समिति ने विद्यालयी शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की सार्वभौमिक भागीदारी की सिफारिश की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। 10 सेकेंड है आपके पास। 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा कथन इसमें से आपको बताना है सही है। 4 विकल्प हैं आपके समक्ष और 10 सेकेंड है। अपने अपने विकल्पों का चयन करें। क्या होगा इसका सही उत्तर? अगर नहीं पता है आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। एग्जाम में देखिए ऐसे ही यहाँ पे गलत नहीं करके आना है क्वेश्चन। कोशिश करें कि मोस्टली जितने अटेम्प्ट करें वो सारे सही हों। गलतियाँ जितनी कम होंगी उतना ही बेहतर है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए आंसर यहाँ पे है डी। क्यों है? देखिए मूल संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ साथ समान सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु की पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। तक कथन एक यहाँ पे सही है। शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट ने की थी तथा कथन 2 सही है। और वर्ष 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की प्रस्तावित संवैधानिक गारंटी के संचालन हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1997 में तपस मजूमदार समिति का गठन किया, जिसने 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब देखिए इनकी रिपोर्ट में क्या क्या यहाँ पे सिफारिशें की गई हैं वो भी चलिए देख लेते हैं। पहली देखिए सिफारिश की गई थी कि विद्यालय शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक भागीदारी को सुनिश्चित करें। अतः कथन 3 सही है। प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 30:11, 30:1। प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होने चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में 2 कक्षाएं, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 कक्षाएं होनी चाहिए। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से रखरखाव निधि का निर्माण हो और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार वाले के बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क गणवेश, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति की सुविधा। तो ये सारी तपस मजूमदार समिति के द्वारा की गई यहाँ पे प्रमुख सिफारिशें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 239AB राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा के निर्माण से संबंधित है। दूसरा, अनुच्छेद 239AA राजधानी दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करता है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत सभी विषयों पर कानून बना सकती है। तीसरा, वर्तमान में केवल पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा मौजूद है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 2 और 3। तो बताएं यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। 3 कथन है आपके समक्ष, 4 विकल्प हैं। तीनों को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें और उसके हिसाब से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या है। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी करें। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए उत्तर है आपका सी यहाँ पर है। ठीक है, क्यों है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए बी के मुताबिक भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या उसके तहत बनाए गए किसी कानून के प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकता है। या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के समान ही है, अतः राष्ट्रपति शासन के समान ही है, अतः कथन एक यहाँ पे सही नहीं है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करता है जो सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि, पुलिस को छोड़कर राज्य सूची, संवर्धित सूची के विषयों पे कानून बना सकती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो पुडुचेरी 1963, दिल्ली 1992, जम्मू कश्मीर 2019 में विधानसभा मौजूद है, अतः कथन 3 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सरकार को भारत की संचित निधि से धन की निकासी करने में सक्षम बनाता है। दूसरा, सरकार को विनियोग विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिशों को मानना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो बताएं यहाँ पे विनियोग विधेयक को लेकर इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? विनियोग विधेयक के बारे में आप पढ़ते हैं जब आप बजट इत्यादि के अन्य प्रकार के विधेयकों के बारे में पढ़ते हैं, विधेयकों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे विनियोग विधेयक के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे ये पता है विनियोग विधेयक क्या होता है, उससे संबंधित प्रावधान, पहला और दूसरा कथन, और उस हिसाब से यहाँ पे 4 ऑप्शन। चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आंसर यहाँ पे है आपका बी है। ठीक है, विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है, अतः कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार संसद को अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। निकाली गई धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। विनियोग विधेयक को लोकसभा में बजट प्रस्तावों, अनुदान मांगों पर यहाँ पर चर्चा के बाद पेश करते हैं। एक बार जब यह लोकसभा से पारित हो जाता है तो इसे राज्यसभा भेज दिया जाता है। राज्यसभा को इस विधेयक के संशोधन की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि यहाँ पे राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा का विशेषाधिकार है, अतः कथन 2 सही नहीं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, सामान्य चर्चा, दूसरा विनियोग विधेयक का पारित होना, तीसरा वित्त विधेयक का पारित होना, चौथा अनुदान मांगों पर मतदान, पांचवा संसद में प्रस्तुति। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ए कहता है 1 2 3 4 5, बी है 5 1 4 2 3, सी है 5 1 4 3 2 और डी है 5 1 3 4 2। बताइए बजट अधिनियम के तहत जो चरण यहाँ पर दिए गए हैं इनका सही क्रम क्या होगा, किस तरीके से बजट और उससे जुड़े प्रावधान हैं, प्रक्रिया क्या है उसकी, किस तरीके ये यहाँ पे प्रस्तुत होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लें और उसके बाद उस 4 ऑप्शन में से यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है वो बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखिए बी है। ठीक है, देखिए बजट संसद में 6 चरणों से गुजरता है। ठीक है, पहला बजट की प्रस्तुति, वर्ष 2017 में बजट की प्रस्तुति के तारीख 1 फरवरी को कर दिया गया। फिर यहाँ पे सामान्य चर्चा, संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा होती है। उसके बाद विभागीय समितियों के द्वारा जांच, बजट पर आम चर्चा के बाद 24 विभागीय स्थायी समितियों द्वारा संबंधित मंत्रियों के अनुदान की मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाती है और उन पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान, लोकसभा अनुदान मांगों पर मतदान करती है। अनुदान मांगों पर मतदान लोकसभा का विशेषाधिकार है। इसके बाद विनियोग विधेयक पारित करना, भारत की संचित निधि से राशि निकालने के विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। और एतलाश वित्त विधेयक का पारित होना, जो आगामी वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने हेतु वित्त विधेयक पेश किया जाता है, अतः कथन बिल यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की संचित निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत किया गया। दूसरा, इसमें केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के कर और गैर कर राजस्व शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। चलिए बताएं यहाँ पर संचित निधि से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है, कौन सा इसका राइट आंसर है। आपके समक्ष दो यहाँ पे कथन है, 4 विकल्प दिए गए हैं। दोनों कथन को अच्छे से पढ़ें। संचित निधि के बारे में आप पढ़ते हैं बजट प्रक्रिया के दौरान। चलिए 10 सेकेंड है, सभी लोग अपना आंसर दीजिए। संचित निधि, चलिए आंसर चेक करते हैं। ठीक है, आंसर देखिए यहाँ पे है आपका डी। ठीक है, भारत की संचित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत की गई, अतः कथन 1 सही है। इसमें समाहित क्या है? पहला, करों के माध्यम से केंद्र को प्राप्त सभी राजस्व अर्थात आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, अन्य प्राप्तियां तथा सभी गैर कर राजस्व, अतः कथन 2 यहाँ पर आपका सही है। इसके अतिरिक्त दूसरा यहाँ पर देखिए, सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेजरी बिल, आंतरिक ऋण और विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, बाहरी ऋण के माध्यम से केंद्र द्वारा लिए गए सभी ऋण इसमें शामिल। इसके साथ साथ भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इस निधि का यहाँ पे लेखा परीक्षण किया जाता है, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, अनुपूरक अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ठीक है, पहला ऑप्शन कथन है यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है। दूसरा, अनुपूरक अनुदान को उसी प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाता है जैसे बजट को किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए यहाँ पे अनुपूरक अनुदान के संदर्भ में यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथन को अच्छे से पढ़कर बताएं कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, या सॉरी कौन सा यहाँ पे आपका सही विकल्प का चयन करना है इसमें। तो ए बी सी डी में इसमें सही कौन सा है? क्या दोनों कथन सही हैं? दोनों में से एक कोई गलत है और एक सही है, या दोनों गलत हैं? ये आपको बताना है। अनुपूरक अनुदान, चलिए सभी लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं अनुपूरक अनुदान के बारे में। देखिए आंसर में आपका है बी है। ठीक है, जिन्होंने बी आंसर दिया है वो इसका राइट आंसर है। अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता तब होती है जब संसद द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम के माध्यम से अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अतिरिक्त या अधिक अनुदान के साथ अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान का निर्धारण से संबंधित है, अतः कथन 1 यहाँ पे सही नहीं है। साथ ही अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक, असाधारण अनुदान वोट ऑफ क्रेडिट को उसी प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाता है जैसे बजट को किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान भारत के मुख्य न्यायाधीश को संघ सूची में शामिल मामलों के संदर्भ में अधिनियमित कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, संविधान संसद को दिल्ली के अलावा अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये बताइए निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पर विचार करते हुए ये बताएं इसमें कौन सा एक कथन, आई होप यहाँ पे ऑप्शन ठीक है इसमें दिया नहीं गया है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि ऑप्शन में भी इसमें ऐड नहीं किया गया है। चलिए लेकिन व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, विकल्प देखा जाए तो यहाँ पे वही होना चाहिए ऑप्शन में। ए सही है, दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं सही है। तो आंसर यहाँ पे देखिए डी सही होगा, अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं सही था। क्यों नहीं सही था उसको देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत सरकार के पास संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है, जिसमें चेक से संबंधित पारक्रम में लिखित अधिनियम भी शामिल है, अतः इसमें कथन 1 नहीं सही है। दूसरा, संविधान क्योंकि दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है या मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान या एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है, वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही
इस संबंध में निर्णय ले सकता है, अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। चलिए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में यह निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किसी भी संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह सामान्य कानून नहीं है। तीसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 3 कथन यहां पे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए 10 सेकेंड है सभी के पास अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सबसे पहले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, समझें क्या कहना चाह रहा है और उस अनुसार यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो यहाँ पर सटीक है, सही है, उसे आपको चयन करना है और उसके बाद फिर हम यहाँ पर व्याख्या को देखेंगे। चलिए सभी लोग जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर है सी 2 और 3 यहाँ पे सही हैं। क्यों सही हैं? देखिए संविधान में आपको कितने हैं? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, कितने? 7 प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 19 से 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब इसी में देखिए मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में यहाँ पे शामिल था। ठीक है, जिसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, अतः कथन 1 यहाँ पर सही है। इसे संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 30A के तहत कानूनी अधिकार के रूप में यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। भाग 12 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत उनका अल्पीकरण करने की विधियां शून्य होगी। यह आगे घोषणा करता है कि संवैधानिक संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह कानून नहीं है। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यदि किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है, अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। साथ ही यहाँ पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा का रिट जारी करता है, अतः कथन 3 भी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार निहित है। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो वहां बताएं कौन सा इसका राइट आंसर होगा। दो कथन हैं, 4 ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चलिए 10 सेकंड है आप सभी के पास अपने अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। सभी लोग यहाँ पे अपने अपने आंसर सबमिट करें। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर है आपका डी है। ठीक है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को संरक्षण यहाँ पे देता है। इसमें गिरफ्तारी का आधार बताया जाना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी यहाँ पे पहलू है, गिरफ्तारी का आपको आधार बताया जाएगा, किस आधार पे आपको गिरफ्तार किया गया है। और कानूनी चिकित्सक द्वारा परामर्श और बचाव का भी अधिकार यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही यहाँ पे देखिए यात्रा समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से यहाँ पे स्वतंत्रता भी है। जब एक सलाहकार बोर्ड यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण रिपोर्ट नहीं करता है, तब तक किसी व्यक्ति को हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 19 देखिए सभी नागरिकों की स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें बिना हथियार के सभा करने
की भी अनुमति यहाँ पर शामिल है, अतः कथन 1 आपका सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत के अनुसार किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, अतः कथन 2 भी यहाँ पे सही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखते हैं अगला आंसर, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला यहाँ पे देखिए, यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों यानी SC और अन्य पिछड़े वर्ग OBC के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा, संविधान के 89वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं जनजातियों के हेतु अलग अलग आयोगों का गठन करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या D 1 2 3? तो बताएं यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दृष्टिकोण से यहाँ पे नीचे आपसे रिलेटेड 3 कथन हैं। कौन कौन से कथन हैं जो यहाँ पर आपके सही हैं? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्दी से यहाँ पे 10 सेकेंड है आप सभी के पास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए जी ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना आंसर चेक करते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। चलिए देखिए आंसर है B 2 और 3 यहाँ पे सही हैं। तो आपका देख लेते हैं। NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन उसी प्रकार किए जाने की आवश्यकता है जिस प्रकार SC समुदाय के संबंध में करता है। वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करना था। यद्यपि 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस आयोग को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया, अतः कथन 1 यहाँ पर आपका सही नहीं है। साथ ही देखिए यहाँ पे 65वां संशोधन 1990 एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 89वें संविधान संशोधन 2003 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में 2 अलग अलग आयोगों में बदल दिया गया और इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन यहाँ पे किया गया, अतः कथन 3 सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक सीलबंद आदेश के द्वारा की जाती है, अतः कथन 2 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति शासन की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 6 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। तो बताइए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड यहाँ पे 2 कथन आपको दिए गए हैं। इन 2 कथनों में से कौन सा एक कथन है या दोनों कथन हैं जो सही हैं या गलत हैं, वो आपको पहचानना है। आंसर में आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है, तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या दोनों में से कोई नहीं, ना तो 1 और ना ही 2। 10 सेकेंड है आपके पास अपने क्वेश्चन के आंसर को सबमिट करने के लिए। सभी लोग यहाँ पे फटाफट अपने अपने आंसर को चयन करें, लिखें। उसके बाद यहाँ पर हम इसका आंसर देखेंगे। राष्ट्रपति शासन के दृष्टिकोण से दोनों ही कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर है आपका है केवल 1 सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अतः कथन 1 यहाँ पर सही है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती,
तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। संसदीय अनुमोदन और समयावधि के दृष्टिकोण से अगर देखें तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, अतः कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से यहाँ पे पारित किया जा सकता है। यदि यह दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक रहता है और इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति के साथ इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया नहीं गया है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो बताइए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या है? चलिए जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? राइट ऑप्शन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। 10 सेकेंड है अपने आंसर करने के लिए। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर है आपका सी। अमेरिकी संविधान के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत लेने या अन्य किसी गंभीर अपराध के दुष्कर्म के कारण यहाँ पे पद से हटाया जा सकता है। अब तक 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों डोनाल्ड ट्रंप 2019, बिल क्लिंटन 1998, एंड्रू जॉनसन 1868 पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा महाभियोग चलाया गया। हालांकि सभी को सीनेट में विमुक्त कर दिया गया। इस प्रकार किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को अब तक महाभियोग के द्वारा पद से हटाया नहीं गया है। कथन 1 सही है। भारत में राष्ट्रपति केवल संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में ही हटाया जा सकता है और साथ ही भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लोकसभा अथवा राज्यसभा द्वारा शुरू की जा सकती है, अतः कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संस्थानम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। दूसरा, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक अन्वेषण एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो बताएं यहां पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? चलिए जल्दी से बताएं, 10 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित यहाँ पे कौन से कथन सही हैं? ए, बी, सी, डी। चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आंसर है आपका ए। क्यों है तो उसको थोड़ा सा डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन, समीक्षा, सुधार के संबंध में भी सलाह देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। यह या तो सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सीबीओ के माध्यम से मामले की जांच अन्वेषण कराता है, अतः कथन 2 यहाँ पर सही नहीं है। साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1964 में केंद्र संतानम समिति की अध्यक्षता वाली समितियों के सिफारिशों के आधार पर की गई। 2003 में आयोग को वैधानिक दर्जा देते हुए संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया, अतः कथन 1 यहाँ पर सही है। सीवीसी भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और दिशा में उपयुक्त कार्यवाही की गिरफ्तारी की सिफारिश भी यहां पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की वीटो पावर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कौन सा सही नहीं है? पहला, ए, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति देने या हस्ताक्षर करने या रोक देने की शक्ति है। बी, राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में अपने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। सी, राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में किसी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। डी, अत्यांतिक वीटो का प्रयोग करके विधेयक को अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति के द्वारा लंबित रखा जाता है। तो ये बताइए कि राष्ट्रपति की वीटो पावर के संबंध में यहाँ पे नीचे आपको 4 कथन दिए गए हैं। बताना ये है कि इसमें कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है आपको बताना है। 4 में से एक ऑप्शन है जो कि गलत है, तो कौन सा है वो बताएं। 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर आंसर करें, ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही होगा। चलिए सभी लोग बताएं। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर है आपका डी। क्यों है तो वो एक एक करके सारी चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है, संविधान के अनुच्छेद 111 यह निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति या तो विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या अपनी सहमति से इसे रोक सकते हैं। अतः कथन एक सही है। भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो का पावर का उपयोग कर सकता है: अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अपवाद स्वरूप संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। अतः कथन सी यहाँ पर सही है। निलंबनकारी वीटो के बारे में समझ लीजिए। इसका अर्थ है राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक के संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के बाद पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अपवाद, राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः कथन भी यहां पर सही है। साथ ही पॉकेट वीटो का अर्थ है इस मामले में राष्ट्रपति के द्वारा संसद द्वारा पारित विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही इसे अस्वीकृत करता है, ना ही यहां पर लौटाता है, किंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर सकता है। अतः कथन डी यहां पर सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मौलिक कर्तव्यों का विचार स्वीडन के संविधान से प्रेरित है। दूसरा, मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तीसरा, मौलिक कर्तव्य प्रकृति में न्यायोचित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2, 3। तो ये बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्दी से बताएं सभी लोग, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दस सेकंड है आपके पास अपने अपने क्वेश्चन को सबमिट करने के लिए। ए, बी, सी, डी में इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मौलिक कर्तव्यों को लेकर यहाँ पे जो प्रावधान है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो जानकारी हमारे पास कि मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है रूस के संविधान तत्कालीन जो सोवियत संघ से प्रेरित है। अतः कथन एक यहाँ पे सही नहीं है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के 4(1) में शामिल किया गया था। अतः कथन 2 सही है। संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। अतः कथन 3 यहाँ पे सही नहीं है। आइए बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहला, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा, यहाँ पे देखिए हमारी सामाजिक यहाँ पे संस्कृति को, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उनका परिरक्षण करें।
सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। और 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र की प्रगति की ओर और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुएं। और 7वां है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और इसे ही यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पुंछी आयोग निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ए, केंद्र राज्य संबंध, बी, मृत्युदंड का उन्मूलन, सी, शिक्षा में सुधार, डी, कर सुधार। बताइए पुंछी आयोग किससे संबंधित है? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा इसका राइट आंसर है ये बताएं। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास अपने अपने क्वेश्चन को सबमिट करने के लिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर देखिए आपका ए है, अर्थात केंद्र राज्य संबंध क्यों है और उससे रिलेटेड डेटा। देखिए भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन मुंशी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 7 खंडों में अनुशंसाएं की हैं कि केंद्र राज्य संबंध, संवैधानिक व केंद्र राज्य संबंधों का प्रदर्शन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, योजना निर्माण, स्थानीय स्वशासन एवं विकेंद्रीकृत प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा, आपराधिक न्याय व केंद्र राज्य सहयोग, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और अवसंरचना तथा सामाजिक आर्थिक विकास, लोक नीति व उत्तम प्रशासन आदि विषयों से संबंधित हैं। आयोग ने 30 मार्च 2010 को सरकार को प्रस्तुत अपनी 7 खंडी रिपोर्टों में 273 सिफारिशें की, अतः विकल्प यहाँ पर ए सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एचएन कुंजरू समिति की सिफारिश पर एनसीसी का गठन किया गया था। दूसरा, एनसीसी भारतीय सशस्त्र बलों की रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो ये बताइए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी से रिलेटेड यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन में से आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए, बी, सी, डी। 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को पिक करने के लिए। कौन सा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? चलिए जल्दी कीजिए। एनसीसी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर आपका है ए। क्यों है? देखिए एनसीसी का गठन वर्ष 1948 में हृदयराज कुंजरू समिति 1946 की सिफारिश पर किया गया था। इसकी जड़ें ब्रिटिश युग की यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेट्स, यूनिवर्सिटीज़ ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स जैसी वर्दीधारी युवा संस्थाओं में छिपी हुई है, अतः कथन एक यहाँ पर सही है। वर्तमान में इसकी क्षमता सेना, नौसेना, वायुसेना के विंग से लगभग 14 लाख कैडेट्स की है। एनसीसी रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका नेतृत्व 3 स्टार सैन्य रैंक के महानिदेशक द्वारा की जाती है। यह हाई स्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करता है। एनसीसी रक्षा की एक पंक्ति नहीं है, यह एक स्वैच्छिक 3 वर्षीय कार्यक्रम है जहां छात्रों को छोटे हथियारों और परेडों में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण यहाँ पे प्रदान किया जाता है, अतः आपका कथन यहाँ पे 2 सही नहीं है। जब कैडेट अपना कोर्स पूरा कर लें तो उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होना अनिवार्य भी नहीं होता है। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 15वें वित्त आयोग से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन? 15वें वित्त आयोग के द्वारा संसाधन आवंटन को लेकर की गई सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच 50-50 के अनुपात में वर्टिकल हिस्सेदारी को बनाए रखने की सिफारिश की। दूसरा, राजस्व संसाधनों की हॉरिजॉन्टल हिस्सेदारी में आय के अंतर मापदंड को सबसे अधिक भार दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए 15वें वित्त आयोग की कौन सी सिफारिश यहाँ पर है? दो यहाँ पर कथन हैं, क्या दोनों यहाँ पे सही हैं या दोनों गलत हैं या एक सही है और एक गलत है? चलिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई होप आप सभी ने पढ़ी होगी। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए 10 सेकेंड हो गए आपके। आप चलिए आंसर चेक करते हैं 15वें वित्त आयोग के बारे में, यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर है। आंसर है देखिए आपका बी है। ठीक है, क्यों है? हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए करों के वितरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने से संबंधित 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। वर्टिकल हिस्सेदारी केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है, जो कि आयोग की वर्ष 2020-21 की दी गई अंतरिम रिपोर्ट के समान है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल के 42% के स्तर के समान है, जिसकी सिफारिशें यहाँ पे 14वें वित्त आयोग के द्वारा की गई थी। अतः कथन एक यहाँ पे सही नहीं है। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति में बदलाव के बाद नए केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर की स्थिति के मद्देनजर 1% का आवश्यक यहाँ पे समायोजन भी किया गया है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल हिस्सेदारी जो राज्यों के बीच कर विभाजन संबंधित है। राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है, उसके मुताबिक राजस्व हिस्सेदारी का निर्धारण करते समय जनांकीय प्रदर्शन को 12.5%, आय के अंतर को 45%, जनसंख्या क्षेत्रफल के लिए 15%, वन पारिस्थितिकी के लिए 10%, कर राजकोषीय प्रयासों के लिए 2.5% यहाँ पे भार दिया जाएगा। अतः कथन दो भी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रोहिणी आयोग का गठन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उपवर्गीकरण पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। दूसरा, अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच हेतु एक आयोग के गठन से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दो कथन है आपके समक्ष, इन दोनों ही कथन में से कौन सा कथन है सही है, गलत है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी इसके राइट ऑप्शन में कौन सा कथन है जो कि सही है। 4 ऑप्शन है, 10 सेकेंड है आपके पास अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। रोहिणी आयोग और ओबीसी वर्ग से रिलेटेड। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों को पता है इसके बारे में, जानकारी कितने लोगों को है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर देखिए है सी। ठीक है, एक और दो दोनों। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया और इसके बाद इस पर अभी हाल ही में से 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया 2022 में भी। तो यहाँ पर अतः कथन एक सही है। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था और उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि इसके बाद कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने, उनकी दशा में सुधार करने संबंधी सिफारिश प्रदान करने के लिए एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति का गठन कर सकता है। अतः कथन दो यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय के साथ अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। दूसरा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से भारत सरकार ने वर्ष 2015 में ओसीआई श्रेणी के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पीआईओ को श्रेणी का विभाजन किया था। उपरिक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी और एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए ओसीआई के दृष्टिकोण से दो कथन हैं, दोनों में से यहाँ पे कौन सा एक कथन है जो सही है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने में। 10 सेकेंड में आपने अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सही कथन को यहाँ पर बताएं। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है?
चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर आपका है डी। ठीक है, भारत में रहने वाले ओसीआई कार्ड धारकों को क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है। हालांकि भारत आने वाले विदेशियों जिनके पास लंबी अवधि का वीजा 180 दिनों से अधिक है के लिए क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है, अतः कथन एक यहाँ पे सही नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से भारत सरकार ने वर्ष 2015 में ओसीआई श्रेणी का विलय भारतीय मूल व्यक्ति पीआई श्रेणी के साथ कर दिया था, कथन दो भी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाती है। तीसरा, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी ए 2 और 3, डी 1 2 3। तो केंद्रीय सूचना आयोग के दृष्टिकोण से ये बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? चलिए यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें कौन सा कथन, 4 आपके 3 कथन दिए गए हैं, 3 में से कौन सा कथन सही नहीं है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने विकल्प का चयन कीजिए। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर कौन सा है? चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आंसर आपका है डी। ठीक है, आपका आंसर कौन सही है? यहाँ पे डी सही है। क्यों है? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, अतः कथन एक यहाँ पे सही नहीं है। इस आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन आयुक्तों की सिफारिश की नियुक्ति राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसे लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री बतौर सदस्य होते हैं, अतः कथन दो भी यहाँ पर सही नहीं है। ऐसे पदों हेतु मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले है वहाँ पर उस पद तक यहाँ पर बने रहेंगे, अतः कथन 3 भी यहाँ पर सही नहीं है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि यहाँ पर संशोधन से पहले 5 वर्ष का था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MPLAD एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा, MPLAD योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तीसरा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के नामित सदस्यों को MPLAD योजना का लाभ नहीं मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 3। बताइए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दृष्टिकोण से 3 कथन जो दिए गए हैं इसमें कौन से कथन हैं जो कि यहाँ पर आपको सही हैं? ठीक है, 4 विकल्प हैं ABCD। 10 सेकंड है आपके पास अपने अपने क्वेश्चन के आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर चेक करते हैं कौन सा होगा सही। देखिए आंसर है आपका ए सही है यहाँ पे। ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई, अतः कथन एक सही है। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता था। 1994 से सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों को प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाती है। यह राशि नॉन लैप्सेबल होती है। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है सांसदों को विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना, उनके निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देना। इस योजना के अंतर्गत लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर काम करने की सिफारिश कर सकते हैं और राज्यसभा के चुने सदस्य राज्य के भीतर कहीं भी काम करने की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य करने की सिफारिश कर सकता है, अतः कथन 3 यहाँ पर आपका सही नहीं है। साथ ही
इस परियोजना में पीने की पानी की सुविधा, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों का निर्माण किया जाना शामिल है। जून 2016 में इस निधि का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान, सुगम भारत अभियान, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि के कार्यान्वयन में किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कोविड-19 के प्रकोप से प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर 2021-22 के दौरान इस निधि को अस्थायी निलंबन को भी अपनी मंजूरी दे दी। अगला क्वेश्चन, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम CCTNS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा विकसित किया गया। दूसरा, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नेशनल ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। तीसरा, इसका उद्देश्य पुलिस के कामकाज को नागरिक हितैषी बनाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 2 और 3, B 1 और 2, C केवल 1 और 3, D 1 2 3। चलिए, तो CCTNS के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है इसमें कौन सा सही है। 10 सेकंड है आपके पास अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सभी लोग इसका आंसर दीजिए, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, A, B, C या D। 5 सेकंड और। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर है आपका C, ठीक है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना है जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया, अतः कथन एक सही है। यह गृह मंत्रालय के नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, अतः कथन 2 सही नहीं है। 2009 में इसे मंजूरी दी गई एक सुरक्षित यह एप्लीकेशन और देश के 97% से अधिक पुलिस स्टेशनों को यहाँ पर जोड़ता है। उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए, पहला, पुलिस थानों के कामकाज को पारदर्शी करके पुलिस के कामकाज को नागरिक हितैषी और अधिक पारदर्शी बनाना, अतः कथन 3 सही है। ICT के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार लाना और अपराध और अपराधियों की सटीक एवं तीव्र जांच के लिए जांच अधिकारियों को अद्यतित उपकरण, तकनीक और जानकारियां प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों की स्थिति बदलने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है। दूसरा, नए जिले का निर्माण केवल राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। चलिए बताएं यहाँ पे नए जिलों के निर्माण को लेकर क्या प्रावधान होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 2 कथन यहाँ पे और 4 आपके ऑप्शन है। 10 सेकेंड आपके पास हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो चलिए बताएं क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर है यहाँ पे नए जिले देखिए बनाने और मौजूदा जिलों की स्थिति में बदलने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति आपके राज्य सरकारों में निहित है, तो कथन 1 सही है। ऐसा या तो एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अधिकांश राज्य केवल अधिकारी के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके जिला संबंधी प्रावधानों के परिवर्तन करना पसंद करते हैं। जिलों के परिवर्तन या नए जिलों के निर्माण में केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती। राज्य इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। साथ ही यहाँ पर गृह मंत्रालय की भूमिका तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब किसी राज्य के जिले या रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पे बदलना चाहता है। ऐसे में राज्य सरकार अनुरोध को अन्य विभागों, एजेंसियों जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया विभाग, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग, विज्ञान रेल मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जाता है और इन विभागों और मंत्रालयों के द्वारा आवश्यक जांच के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी किया जाता है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया। दूसरा, योग ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन आयुष मंत्रालय का एक सहयोगी प्रयास है। तीसरा, भारत में योग प्रशिक्षकों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहल के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, B 2 और 3, C 1 और 3, D 1 2 3। तो चलिए बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड है आपके पास अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए 5 सेकेंड और हैं, अपने अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर है आपका D है, ठीक है।
योग एक प्राचीन शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यास जिसकी उत्पत्ति यहाँ पर भारत में हुई और योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर के चेतना का मिलना या एकजुट होना। वर्ष 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ पर विचार प्रस्तावित किया गया। अतः कथन एक यहाँ पर आपका सही है। और आज का हमारे यहाँ पे सेशन होता है समाप्त। बाकी का पॉलिटी का सेशन जो था वो भी यहाँ पर इस सेशन के साथ ही पूरा हमारा समाप्त हो गया। पॉलिटी का आई होप आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। बाकी का यहाँ पर एक बार शुरू से लास्ट तक यहाँ पे सभी प्रावधानों को अनुच्छेदों को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और करंट के टॉपिक के लिए मास्टर करंट अफेयर्स के इंडियन पॉलिटी के वीडियो को देख लीजिएगा और आपका यहाँ पे पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर पॉलिटी की अच्छी रिवीजन हो गई है। कल मिलेंगे यहाँ पर हम रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।